So good afternoon students. We were continuing with the chapter 1 of the chemistry, that is some basic concept of chemistry, जिसमें हमने पढ़ा था, जो लास्ट टॉपिक था वो था अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर, और उसमें एक क्वेश्चन भी दिया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। तो आइए उनका आंसर जो है वो क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बारी। सिग्निफिकेंट फिगर में जो आपका पहला पार्ट था वो था कैलकुलेट द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग, जिसका पहला पार्ट था 0.020। ठीक है, तो इसमें आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। कैसे होंगे? जो आपके आगे वाली 0 है उनको आप काउंट नहीं करोगे इन द सिग्निफिकेंट फिगर, और जो आपकी लास्ट वाला नंबर है ये 2 आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और ये वाली 0 आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। क्यों काउंट होगी ये वाली 0 आपकी? क्योंकि एक तो ये डेसिमल के बाद है और दूसरा ये एंडिंग 0 है। तो टोटल नंबर कितना होगा आपका 2। नेक्स्ट में देख लीजिए, सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट है, तो आपका टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 4 होगा। नेक्स्ट देखिए, आपका नॉन जीरो डिजिट तो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी, साथ में ये 2 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी आपकी, क्योंकि ये दोनों की दोनों 0 किनके बीच में आ रही है? आपकी बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, तो इसलिए ये भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। तो टोटल कितना होगा आपका 6। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। ये 0 आपकी स्टार्टिंग 0 है, तो स्टार्टिंग 0 आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी। आपका ये नंबर सिग्निफिकेंट फिगर होगा, आपका ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। नेक्स्ट आपकी ये दोनों 0 एक तो डेसिमल के बाद है और लास्ट में भी है, तो ये भी आपकी काउंट होंगी। तो टोटल नंबर कितना होगा आपका? 4 होगा। नेक्स्ट कमिंग टू दिस वन, दैट इज 2.60। दिस नंबर विल बी योर सिग्निफिकेंट। ये 6 भी आपका सिग्निफिकेंट होगा। 0 इधर आपकी सिग्निफिकेंट होगी, क्यों? डेसिमल के बाद है और एंडिंग 0 है। नेक्स्ट आपका ये एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, तो ओवरऑल कितना हो गया आपका इधर 3। नेक्स्ट स्टार्टिंग 0 आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी, आपका 2 सिग्निफिकेंट होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो आपका टोटल नंबर कितना हो गया 2। कमिंग टू दिस वन, दैट इज 3100। 3 आपका नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट होगा, 1 आपका नॉन जीरो डिजिट है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कमिंग टू द एंडिंग 0, ना तो ये डेसिमल के बाद है तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी। टोटल कितना होगा आपका 2। नेक्स्ट 3.16, सारी की सारी कैसी है? नॉन जीरो डिजिट, तो सारी की सारी आपके क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे, और आपका टोटल नंबर कितना होगा 3। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमारा पहला लॉ है अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा भी हुआ है, और लास्ट वीडियो में मैंने बोला भी था कि अगर ये टॉपिक समझना है तो आपको ये चीजें पढ़ के आनी होंगी, तो जिससे ज्यादा अच्छा क्लैरिफिकेशन होगा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पढ़ लीजिए अब। तो नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपका क्या कहता है? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? नो चेंज, किसी चीज का कंजर्व रहना, बचे हुआ रहना, कुछ भी चीज का घटना ना बढ़ना, जितना है उतना ही रहना। तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है आपका? कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ऐसे ही मास आपका क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। दैट इज, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में, आप केमिस्ट्री में बात करें तो हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, तो आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें आपका रिएक्टेंट होते हैं और आपके प्रोडक्ट होते हैं। तो आपका जितना मास रिएक्टेंट का है, आपका प्रोडक्ट का मास भी कितना होना चाहिए? उतना ही होना चाहिए। तो ये आपका क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मान लो मैंने यहाँ एक रिएक्शन दी हुई है, डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है आपका? HgO। HgO का आपने जब डिकम्पोजिशन कराया, ब्रेकडाउन कराया, तो आपको क्या मिला? लिक्विड मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन। बैलेंसिंग के लिए मैंने यहाँ पे हाफ लगा दिया है, ठीक है। तो आपने यहाँ मर्क्यूरी ऑक्साइड, ये आपका क्या है? रिएक्टेंट, और ये आपके क्या है? प्रोडक्ट। तो आपका रिएक्टेंट साइड पे मास कितना है? आप इसका एटॉमिक मास से आप कैलकुलेट कर लोगे, तो आपका जो ओवरऑल मर्क्यूरी ऑक्साइड का मास आएगा वो कितना आएगा? 100 ग्राम। आफ्टर ब्रेकडाउन आपका मर्करी का मास कितना है? 92.6, और आपका ऑक्सीजन का हाफ ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मास कितना आएगा? 7.4। यहाँ पे याद रखना मैंने ऑक्सीजन का कौन सा आइसोटॉप लिया है? ऑक्सीजन का 15 वाला आइसोटॉप लिया है, ठीक है। तो आपको उसका एटॉमिक मास कितना आएगा? अप्रोक्स लगभग इतना आएगा, 7.4 ग्राम। तो आपका ओवरऑल आप प्रोडक्ट का मास देख लीजिए कितना हो गया आपका? 92.6 प्लस 7.4, दैट इज योर 100 ग्राम। तो ये क्या है आपका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास आपका रिएक्टेंट का था उतना ही मास आपका किसका रहा? प्रोडक्ट का रहा। तो कमिंग टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन।
कांस्टेंट का मतलब चेंज ना होना, स्थिर रहना किसी चीज का। कंपोजिशन मतलब जिनसे मिलके वो बन रहा है। तो इस लॉ का स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये था इसका डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है वाटर, तो अब वाटर है आपका, चाहे आप लेक वाटर लो, मतलब किसी भी सोर्स से आप वाटर लो, चाहे आपने लेक वाटर लिया, रिवर वाटर लिया, सी वाटर लिया, घर पे टैप वाटर लिया, आपने किसी कुएं से पानी लिया, या किसी भी कंट्री का पानी लिया, आपने इंडिया से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, या पाकिस्तान से लिया, या कहीं किसी भी देश से, किसी भी कोने से आपने पानी लिया। तो हमेशा जो पानी है, पानी का फॉर्मूला क्या रहेगा, हमेशा हमेशा वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, H2O। चाहे वो पानी यहाँ का हो, चाहे कहीं किसी और कंट्री का हो, चाहे वो लेक वाटर हो, चाहे आपका किसी भी सोर्स से लिया हो पानी हो, तो पानी का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा आपका, H2O। तो जो ये H2O है किन किन एलिमेंट से बना है आपका, हमेशा हमेशा डेट इज, इसमें 2 एटम किसके होंगे आपके, हाइड्रोजन के, और 1 किसका होगा आपका, ऑक्सीजन का। तो और जो आपस में कंबाइन है इन द फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मास। तो आपका वाटर में एक तो हमेशा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वो किस मास के रेशियो में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन का 1 का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 है कितना, 2, तो 2 का एटॉमिक मास कितना होगा, 2। ऑक्सीजन 1 है, 1 का एटॉमिक मास कितना होगा आपका, 16। तो इनका अगर मैं रेशो देखूं तो रेशो क्या होगा इसका, 1:8। तो हमेशा हमेशा वाटर एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होगा, और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो ऑफ मास में कंबाइन है, इन द रेशो ऑफ 1:8। यहाँ पे मैं एक दूसरे एग्जांपल और ले लेती हूँ थोड़ा क्लैरिफिकेशन करने के लिए। लाइक मैंने लिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड चाहे इंडिया की है, चाहे किसी और कंट्री की है, चाहे किसी भी सोर्स से आई है, बर्निंग ऑफ कोल से आई है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से आई है, कैसे भी आई है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमेशा मिलके बनी होगी वो किस किस एलिमेंट से मिलके बनी होगी आपकी, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और कार्बन और ऑक्सीजन आपके किस रेशो ऑफ मास में कंबाइन है, कार्बन का मास कितना है आपका, डेट इज 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना है आपका, 1 का होता है बेटा 16, और यहाँ पे कितने हैं आपके, 2 एलिमेंट है ऑक्सीजन के, तो आपका 2 के कितना हो गया, डेट इज 32। और इनका आप रेशो निकालो मास का, तो इनका रेशो कितना आएगा, 12:32। तो इनका जो रेशो आएगा मास का वो क्या आएगा, 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा किन किन एलिमेंट से मिलकर बनी होगी, डेट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन इन द फिक्स्ड रेशो ऑफ देयर मासेस, दैट इज 3:8। आप कोई भी और एग्जांपल ले सकते हो इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए, कोई भी एक केमिकल कंपाउंड ले लो, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग अप टू द नेक्स्ट लॉ, डेट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की पहले स्टेटमेंट देख लेते क्या कहता है ये लॉ। दिस लॉ स्टेट दैट when 2 elements combine together to form 2 or more chemical compound, then the mass of one element which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another। ये रही इसकी स्टेटमेंट की बात। थोड़ा इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगा। क्या कह रहा है ये, when 2 element, जब 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे 2 एलिमेंट लिए मैंने, यहाँ पे एलिमेंट लिए क्या क्या, कार्बन एंड ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट, इन दोनों को कंबाइन किया तो कार्बन और ऑक्सीजन, जब आपकी ऑक्सीजन लेस अमाउंट में है तो आपका फॉर्मेशन होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, जब आपकी ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में है तो आपकी फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो एलिमेंट तो हमारे पास सेम रहे, दैट इज व्हेन 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट कौन कौन से इसमें हमारे, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 और मोर केमिकल कंपाउंड, आपस में कंबाइन हो रहे हैं और आपके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या क्या कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। देन द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर। तो इसमें देखो, इसमें अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशो देखूं तो मास क्या है, कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है आपका 16। कार्बन डाइऑक्साइड में मैं रेशो देखूं तो कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का कितना है 32। तो मास ऑफ वन एलिमेंट क्या है आपका, दैट इज ऑक्सीजन, विच कंबाइन डिफरेंट मास किसका है यहाँ पे, ऑक्सीजन का क्या क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड में आपका 16 और डाइऑक्साइड में आपका क्या है 32, विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, और फिक्स्ड मास किसका है यहाँ पे आपका कार्बन का कितना आपका 12।
which combine with the fixed mass of other element bear a simple ratio to one another। तो जो ये डिफरेंट मास है ये आपस में क्या है, एक सिंपल रेशियो को होल्ड करेंगे, दैट इज 16:32। तो आपका कितना हो गया, 1:2। तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है। मान लो हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब कंबाइन होते हैं तो आपकी वाटर की फॉर्मेशन भी होती है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कंबाइन करके आपकी H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसकी फॉर्मेशन भी करते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का कितना मास कंबाइन हुआ है, दैट इज 2। ऑक्सीजन का कितना हुआ है आपका, हाफ ऑक्सीजन। तो एक तरह से आपका हाफ O2, दैट इज कितना ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, एक ही एलिमेंट कंबाइन हो रहा है ओवरऑल ऑक्सीजन का। तो एक का मास कितना है आपका 16। आपकी फॉर्मेशन करी वाटर की। नेक्स्ट में आपका हाइड्रोजन का कितना मास कंबाइन हुआ, 2। ऑक्सीजन O2, तो आपका कितना मास कंबाइन हुआ, डेट इज 32, और आपकी फॉर्मेशन हुई हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। तो अब स्टेटमेंट से देखो, व्हेन टू एलिमेंट कौन से आपके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन केमिकल कंपाउंड, then the mass of the one element which combine with the fixed mass of other element, that is mass of one element that is oxygen which combine with a fixed mass यहाँ पे किसका है, हाइड्रोजन का। fixed mass of other element are in simple whole number ratio to one another। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, एक दूसरे के साथ एक होल नंबर रेशो में प्रेजेंट होंगे, दैट इज 16:32। और 16:32 आपका कितना हो गया, दैट इज 1:2। ये है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस लॉ को थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है, बट एग्जांपल लेके करेंगे तो अभी आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की अगर मैं स्टेटमेंट देखूं तो स्टेटमेंट क्या है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली with a fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so bears a simple whole number ratio to the ratio of masses in which they combine themselves। तो इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। when two element, दो एलिमेंट ले लिए मैंने, क्या क्या है वो दो एलिमेंट, कार्बन एंड सल्फर, कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। कार्बन और सल्फर क्या है, किसी थर्ड एलिमेंट, और वो थर्ड एलिमेंट मान लो मैंने ले लिया ऑक्सीजन, उसके साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो आपकी फॉर्मेशन किसकी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो आपकी फॉर्मेशन किसकी होगी, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड की। दैट इज कार्बन ने क्या बनाया, CO2, सल्फर ने क्या बनाया, SO2। सो द टू एलिमेंट कार्बन और सल्फर कंबाइन करें आपके किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों में ही क्या है आपका, फिक्स है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में रेशो देख लेते हैं मासेस का, कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है, एक का 16, तो दो का कितना हो गया आपका 32। सेम सल्फर डाइऑक्साइड में आपका देख लेते हैं रेशो, सल्फर का कितना होता है आपका 32, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया आपका 32। तो यहाँ पे देखो आपका कार्बन एंड सल्फर आर कंबाइनिंग विद ए फिक्स्ड मास, और फिक्स्ड मास क्या है वो 32 ऑक्सीजन का, fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so। तो अगर मैं इन दोनों का masses का रेशियो देखूं तो आपका कार्बन और सल्फर का रेशियो कितना आएगा मास का, डेट इज 12:32। कितना आ गया आपका 12:32, कितना आया आपका 3:8। bear a simple whole number ratio to the ratio of masses in which they combine themselves। तो अगर इन विच दे कंबाइन themselves, इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर कार्बन और सल्फर किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन ना होके आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो आपकी फॉर्मेशन होती है कंपाउंड की, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में आपका मासेस का रेशियो कितना है, कार्बन का कितना है 12, दो सल्फर का कितना होगा आपका 64। तो मैंने यहाँ लिखा है 12:64, इनका अगर मैं रेशियो निकालूं तो आपका कितना आएगा, दैट इज 3:16। तो आपका जो ये वाला रेशो है और ये वाला रेशो है आपका एक होल नंबर रेशो में प्रेजेंट होंगे, मतलब इनका रेशो और इनका रेशो मैं फर्दर सॉल्व करूं, डेट इज 3/16 रेशो 3/8। तो यहाँ पे भी आपका एक स्मॉल होल नंबर रेशो निकल के आएगा, डेट इज 1:2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे थोड़ा और क्लैरिफिकेशन आया।
यहाँ पे 2 एलिमेंट, सेम वही कहानी है। when two element कौन कौन से आपके, सल्फर एंड ऑक्सीजन, विच आर कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन। तो सल्फर जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ तो आपकी फॉर्मेशन हुई H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बोलते हैं इसे। ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ तो वेरी वेल नोन, आपकी फॉर्मेशन किसकी होगी, वाटर की। तो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं इन द रेशो ऑफ 32:16, that is 2:1 with a fixed mass of hydrogen। अगर ये आपस में कंबाइन करेंगे तो आपकी फॉर्मेशन किसकी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड की, that is SO2। अगर मैं इनमें मासेस का देखूं रेशो, तो मासेस का रेशो कितना है आपका, सल्फर का कितना आपका 32 और 2 ऑक्सीजन का कितना आपका 32, that is 1:1। तो ये वाला रेशो और इनके जो एटॉमिक मासेस का रेशो आया है that is 2:1 and 1:1 आर इन सिंपल होल नंबर रेशो टू वन अनोदर, that is 2/1। इनका फर्दर रेशो निकाला 1/1, तो आपका ओवरऑल भी एक होल नंबर रेशो आया that is 2:1। दिस इज योर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दैट इज सल्फर और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हुए विद ए फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, तब इनका रेशो क्या था, 2:1। सल्फर और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हुए तो इनके रेशो ऑफ मासेस क्या था, 1:1। तो अब ये रेशो और ये रेशो क्या है, आपस में एक होल नंबर रेशो में फर्दर प्रेजेंट है। जो रेशो निकाला 2/1 और डिवाइड बाय 1/1, तो इनका रेशो कितना आया, 2:1। ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशो। ऐसे ही इसमें क्या था आपका, कार्बन और सल्फर जब आपका फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए तो इनका रेशो क्या था आपका 12:32, दैट इज 3:8। सेम कार्बन और सल्फर जब आपका आपस में कंबाइन हुआ तो इनका रेशो क्या था आपका, मासेस का रेशो, दैट इज 3:16। तो ये रेशो और ये रेशो आपका क्या है, एक होल नंबर रेशो में प्रेजेंट है। दिस इज योर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है आपका गेलुसिक लॉ। गेलुसिक लॉ याद रखना आपका सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर गैसेस। आपके रिएक्टेंट भी गैसियस होने चाहिए और आपके प्रोडक्ट भी कैसे होने चाहिए, गैसियस फॉर्म में होने चाहिए। तो गेलुसिक लॉ आपका क्या है, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, और जब गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी तो गैसेस आपस में इन द वॉल्यूम रिएक्ट करती हैं। जैसे आपका एक वॉल्यूम कंबाइन हो रहा है, 2 वॉल्यूम कंबाइन हो रहा है, तो गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी इन वॉल्यूम which bear a simple whole number ratio to one another and to the volume of the product form if gaseous। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आपकी हाइड्रोजन कंबाइन हुई और आपकी क्लोरीन गैस कंबाइन हुई, तो आपकी फॉर्मेशन हुई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की, डेट इज HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना मोल कंबाइन हुआ है, 1, और क्लोरीन का कितना कंबाइन हुआ है, 1। आपकी फॉर्मेशन कितनी हुई है, 2 मोल ऑफ HCl गैस। अगर मैं वॉल्यूम में देखूं तो इसका मतलब क्या है, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन का कंबाइन हुआ, 1 वॉल्यूम किसका कंबाइन हुआ, क्लोरीन का, और आपके फॉर्मेशन हुई 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। ये अज्यूम कर लेते हैं आपका ये 20 वॉल्यूम कंबाइन हुआ हाइड्रोजन का। अगर एक के साथ एक कंबाइन हो रहा है तो 20 वॉल्यूम के साथ भी कितना कंबाइन होना चाहिए, 20 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस। एक से कितने की फॉर्मेशन हो रही है, 2 की, तो 20 से कितने की फॉर्मेशन होगी, कॉमन सी बात है 40 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। तो ये क्या है, जो रिएक्टेंट है वो भी आपस में एक रेशो में प्रेजेंट होंगे, और रिएक्टेंट क्या है, आपस के साथ साथ आपके प्रोडक्ट के साथ भी एक होल नंबर रेशो को बियर करेंगे। तो आपका रेशो देखो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, तो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का रेशो क्या है आपका 20:40, दैट इज 1:1:2। दिस इज योर गेलुसिक लॉ, दैट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, आपस में एक होल नंबर रेशो में प्रेजेंट होंगे। एप्लीकेबल है, बस याद रखना है आपको किसके लिए, गैसेस के लिए ओनली ऑन। नेक्स्ट आपका क्या है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या कहता है आपका, इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मैं आपका क्या रखूं, कांस्टेंट है टेम्परेचर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन, देन द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस will contain equal number of molecule। सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर आपका क्या है, कंटेनर की या वेसल की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कितना है, 10 ml है। तो मैंने इसमें 10 ml क्या डाली है, हाइड्रोजन गैस डाली है। तो 10 ml हाइड्रोजन गैस के मान लो कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, 10 ml हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल आए आपके, X मॉलिक्यूल आए हाइड्रोजन गैस के।
तो सेम है, अगर मैं इस कंटेनर में ऑक्सीजन गैस फिल कर दूं, हाइड्रोजन गैस फिल ना करके, तो ऑक्सीजन गैस भी कितना आएगी, कंटेनर की कैपेसिटी कितना है 10 ml, तो ऑक्सीजन गैस भी कितना होगी आपकी 10 ml। तो वॉल्यूम देखो क्या रहा आपका, इक्वल रहा, ऊपर भी 10 ml तो नीचे भी 10 ml। अगर वॉल्यूम सेम है तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। 10 ml हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स थे, x मॉलिक्यूल, तो 10 ml ऑक्सीजन में भी कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे आपके, x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक और गैस ले लेते हैं, ऑक्सीजन ना लेके इस बार मैंने कंटेनर में क्या ले ली, नाइट्रोजन गैस। कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है 10 ml, तो नाइट्रोजन गैस भी कितना फिल होगी 10 ml। ऊपर भी वॉल्यूम क्या था, सेम था, तो नीचे भी वॉल्यूम कितना है 10 ml। वॉल्यूम सेम है तो 10 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस में आपके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, सेम, x मॉलिक्यूल। दैट इज अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन को क्या करो, कांस्टेंट रख दो, चेंज ना करो, तो वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर है या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन ले लेते हैं एक, अगर हमारे पास क्या है 100 ml क्या है, इधर मैं कर देती हूँ मीथेन गैस, दैट इज CH4। 100 ml क्या है आपके पास, मीथेन गैस। 100 ml में आपके मीथेन गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं, Y मॉलिक्यूल। तो 100 ml CO2 गैस में कितने मॉलिक्यूल होंगे, देखो इधर वॉल्यूम सेम है, 100 ml, तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी गैस कौन सी है, चाहे मीथेन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, बस आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए जितना है। अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे, चाहे कोई सी भी गैस हो। तो 100 ml ऑफ मीथेन में कितने मॉलिक्यूल थे, Y मॉलिक्यूल। तो 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड में भी कितने मॉलिक्यूल होंगे आपके, Y मॉलिक्यूल। अब मान लो मैंने वॉल्यूम को चेंज करा, मैंने वॉल्यूम 100 ml ना लेके कितना कर दिया, हाफ कर दिया, दैट इज 50 ml। तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, वो भी हाफ हो जाएंगे, दैट इज Y/2। दिस इज योर हैवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो इनको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो वॉल्यूम ऑफ गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वॉल्यूम हाफ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हाफ। अगर मैं वॉल्यूम को डबल कर दूं, दैट इज 200 ml, तो आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो भी क्या हो जाएंगे, डबल, दैट इज 2Y, चाहे आपकी गैस कोई सी भी हो। सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। तो एटॉमिक मास यूनिट की जो आपने सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। और आप इसको लिखते कैसे आए हो, दैट इज 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, यही पढ़े। मैथमेटिकली देखें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू जो होती है आपकी एग्जैक्ट, वो किसके बराबर होती है आपकी 1.67 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम। इतना मास होता है एक एटॉमिक मास यूनिट का। ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में आया था आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, तो आपका जो आंसर था वो आपको इस फॉर्म में देना था, ना कि इस फॉर्म में। तो आपका वैल्यू कितना है, ये 1 एटॉमिक मास यूनिट आपकी किसके बराबर होती है, 1.67 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम, ये आपको याद रखना है। अब ये देखो, आप जो ये लिखते आ रहे हो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो ये चीज आई कहां से, ये वैल्यू आई कहां से, ये तो देखते हैं अब कहां से सॉल्व हुआ ये। आप देखो किसका ले रहे हो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। मान लो हमें यही निकालना है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। मेरे पास एक एटम है किसका, कार्बन का, और कार्बन का मैंने कौन सा वाला लिया है, आइसोटोप आपका 12 वाला, 6C12 वाला, ठीक है। तो 6C12 में आपका ये एटॉमिक नंबर और ये इसका मास नंबर। तो इसमें आपके एक एटम ऑफ कार्बन में क्या होगा, 6 प्रोटॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 ही आपके क्या होंगे, आपके न्यूट्रॉन होंगे। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, एक प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। सेम मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, सेम वैल्यू होती है आपकी, दैट इज 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर -27 ग्राम। अब ये देखो -27 और -24, तो -24 के कंपैरिजन में -27 क्या है आपका, एक बहुत 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 ज्यादा छोटी वैल्यू है जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो इन कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन लोगे आप, मास ऑफ न्यूट्रॉन लोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप
कैलकुलेशन में नहीं लोगे, काउंट नहीं करोगे, बिकॉज ये वैल्यू क्या है आपकी बहुत 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 ज्यादा छोटी है। तो यहाँ पे आपका क्या आया, ओवरऑल मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना आया, मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, 6 and 6 12 इंटू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की सेम वैल्यू दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24। और अभी मैंने दिखाया जो आपका ये वाली वैल्यू है ओवरऑल, ये किसके बराबर है आपकी, ये ही क्या होती है आपकी एक एटॉमिक मास यूनिट। तो आपका मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना आया, 12 एटॉमिक मास यूनिट, 12 AMU। यहां से आपने एक AMU निकालोगे तो आपका 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ये आपका सॉल्व करके आएगा। एक एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, जो आप अभी तक लिखते आए हो, बट ये नहीं पता होगा कि ये वैल्यू आई कहां से आपकी सॉल्व करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास आप क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स एक्सप्रेस इन ग्राम। 1 मोल ऑफ एटम का मास किस में लिखा होना चाहिए, आपका यूनिट क्या होना चाहिए, ग्राम। तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना होगा ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम। अब ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास नहीं है, ये कितना है, 1 मोल ऑफ एटम का मास है। हाइड्रोजन के 1 मोल ऑफ एटम का मास कितना है, 1 ग्राम। सेम ऑक्सीजन के 1 मोल ऑफ एटम का मास कितना है, 16 ग्राम। 1 मोल जो आपकी क्वांटिटी होती है वो किसके बराबर होती है आपके 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं 1 मोल में। और ये जो वैल्यू है आपकी, इसको आप लोग क्या बोलते हो, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट किससे करोगे, Na, एवोगैड्रोस नंबर Na। ठीक है, तो इफ आई से हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 ग्राम, तो ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास नहीं है, कितने एटम का मास है आपका, 1 मोल, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है, दैट इज 1 ग्राम। सेम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है आपका, 16 ग्राम। सेम आपका 1 मोल, अगर मैं कोई और ले लूं, 1 मोल नाइट्रोजन, तो 1 मोल मतलब एक एटम नहीं है, एक एटम नहीं, कितना एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का मास है कितना आपका, 14 ग्राम। तो ये आपका क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स एक्सप्रेस इन ग्राम्स। सेम आपका क्या आता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर वो एटॉमिक मास किसके लिए था आपका, एलिमेंट्स के लिए था, सिंगल एलिमेंट्स के लिए था। मॉलिक्यूलर मास आपका कब एप्लीकेबल होगा, अप्लाई ओनली फॉर द मॉलिक्यूल्स के केस में आप लोग टर्म को चेंज कर दोगे, मॉलिक्यूलर मास यूज करोगे। तो मॉलिक्यूलर मास आपका क्या है, आपका मॉलिक्यूलर मास अगर किसी मॉलिक्यूल का एक्सप्रेस कर दिया जाए ग्राम में, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैंने आपका एक मॉलिक्यूल लिया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप लोग निकालोगे, दैट इज 44 ग्राम। आप यहाँ पे CO2 के लिए एटॉमिक मास यूज ना करके वर्ड आप लोग क्या यूज करोगे, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि आप एक मॉलिक्यूल लिया है आपने, ना कि एक सिंगल एटम लिया है। सेम आप लोग वाटर का एक मॉलिक्यूल लिया है आपने, तो आप इसके लिए बस टर्म का ही चेंज करना है, बाकी आपका कैलकुलेशन वर्क सेम है जो आप अभी तक यूज करते आए हो। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा आपका, 18 ग्राम। सिमिलरली एक मीथेन के मॉलिक्यूल का मास कितना होगा आपका, 16 ग्राम। आप यहाँ पे एक एटॉमिक मास नहीं बोलोगे इसको आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, आप एक मॉलिक्यूल ले रहे हो, ना कि एक आप एलिमेंट ले रहे हो। सेम फॉर्मूला मास भी सेम है, कैसा है आपका, मॉलिक्यूलर मास जैसा है, बट फॉर्मूला मास आप किसके लिए यूज करोगे, जैसे एटॉमिक मास किसके लिए यूज कर रहे थे आप लोग, एलिमेंट्स के लिए। मॉलिक्यूलर मास किसके लिए यूज कर रहे हो आप लोग, मॉलिक्यूल्स के लिए। फॉर्मूला मास किसके लिए यूज करोगे आप, ऐसे मॉलिक्यूल जो आपके कैसे हैं, आयनिक इन नेचर। जैसे आपका NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, मेड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे NaCl का फॉर्मूला मास क्या होगा, दैट इज मास ऑफ सोडियम दैट इज 23 प्लस मास ऑफ क्लोरीन दैट इज 35.5। तो ओवरऑल कितना होगा NaCl का, फॉर्मूला मास यूज करोगे यहाँ पे वर्ड, ना कि मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 58.5 ग्राम। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है या ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में भी आपके, तो वो है आपका मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट आ गया तो आपको आगे वाली टर्म से आगे का चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो मोल कंसेप्ट समझने का बहुत ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को इस टॉपिक पे, और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी चाहिए इस टॉपिक के लिए। तो स्टार्टिंग करते हैं मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट वैसे आपने पढ़ा है 9th क्लास में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, या 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है, 1 मोल किसके बराबर होता है, वगैरह वगैरह। तो अभी मोल कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मोल कंसेप्ट बेसिकली बताता क्या है,
कि इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल में क्या है आपकी, चाहे वो एटम्स है, चाहे वो आयन्स है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स है। तो बेसिकली मोल क्या बताएगा, एक मोल या मोल जो क्वांटिटी है वो बताएगी अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट और इन एनी कंपाउंड। ठीक है, लाइक आप नॉर्मल लाइफ में आप यूज करते हो, मैंने बोला एक दर्जन, तो एक दर्जन का आप सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि एक दर्जन में आपका कितना क्वांटिटी होती है, 12। जैसे मैंने बोला एक पेयर ऑफ शूज, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि एक पेयर का मतलब क्वांटिटी कितना है, 2। अब मैंने एक डजन ना बोल के मैंने बोल दिया एक मोल, तो अब आप क्या क्या कंक्लूजन निकालोगी कि मैंने बोला 1 मोल ऑफ मैंने बोला 1 मोल ऑफ बुक्स या 1 मोल ऑफ पेन्स या 1 मोल ऑफ बनानास। तो आपको पता है एक दर्जन का तो आपने मतलब निकाल लिया, एक दर्जन में कितना क्वांटिटी है, 12 है। ऐसे ही एक पेयर में कितना क्वांटिटी है आपका, 2 क्वांटिटी है। तो अगर एक मोल की बात करूं तो एक मोल में आपका क्वांटिटी कितना होता है, एक मोल में आपका कितना नंबर होता है बेटा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर होता है। और इस नंबर को आप लोग क्या बोलते हो, एवोगैड्रोस नंबर। रिप्रेजेंट किससे करोगे, एन से। तो लाइक जनरल में बात करूं तो जनरल में बोला मेरे पास है 1 मोल ऑफ बुक, तो 1 मोल ऑफ बुक मतलब कितनी बुक है मेरे पास, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बुक्स है मेरे पास। ऐसे ही मैंने बोला 1 मोल ऑफ पेन, तो 1 मोल ऑफ पेन मतलब कितने पेन है मेरे पास, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पेन। ऐसे जनरल मैंने बोल दिया 1 मोल ऑफ लाइक कुछ भी ले लो, 1 मोल ऑफ एप्पल, तो कितने एप्पल है मेरे पास, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एप्पल्स है। कमिंग टू द टर्म केमिस्ट्री, ये तो हुआ जनरल बात। अब केमिस्ट्री में मैंने बोला, केमिस्ट्री में आप लोग ऑब्वियस सी बात है आप लोग एलिमेंट्स के साथ डील करते हो मेनली। तो अब मैंने ले लिया 1 मोल ऑफ कार्बन। अब 1 मोल ऑफ कार्बन में आप एटम की बात करोगे, एलिमेंट किससे मिलके बनते हैं, आपके एटम से मिलके बनते हैं। तो आपका कितना एटम है 1 मोल ऑफ कार्बन में, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स है। ऐसे मैंने बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका सेल्फ अंडरस्टूड है कि कितना होगा आपका, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया, तो 1 मोल ऑफ CO2 में आपका कितना क्वांटिटी होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। आप मॉलिक्यूल लोगे तो मॉलिक्यूल की बात करोगे, एलिमेंट लोगे तो एटम्स की बात करोगे, आप लोग कोई आयनिक कंपाउंड लोगे तो आयंस की बात करोगे। ठीक है, और इन तीनों को कंबाइन करके आप लोग क्या बोल देते हो, एटम, आयन और मॉलिक्यूल को कंबाइन करके आप लोग एक नॉर्मल टर्म यूज करोगे, पार्टिकल। तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हो, या नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल कार्बन कितना था आपका, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम, तो 2 मोल ऑफ कार्बन किसके बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। मैंने बोला 3 मोल्स ऑफ कार्बन कितना होगा, दैट इज 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ऐसे ही मैंने बोला जनरल ले लिया मैंने n मोल ऑफ कार्बन। अब n मोल ऑफ कार्बन किसके बराबर होगा, n इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो यहाँ से मेरे पास एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स को आप लोग रिप्रेजेंट करोगे बेटा स्मॉल एन से। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन करना है आपको स्मॉल एन से, बुक्स में भी स्मॉल एन लिखा मिलेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो पार्टिकल की टर्म में फॉर्मूला आया वो क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यही है ना नंबर ऑफ मोल्स, एन से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो एन नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके बेसिस पे, कैलकुलेट द, बहुत आसान सा अभी मैंने बेसिक न्यूमेरिकल लिया है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 3.0 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लोग देखोगे कि आपके पास जो चीज गिवन है, आप लोग नॉर्मल सी बात है, चाहे आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, किसी भी चैप्टर का सॉल्व कर रहे हो, किसी भी टॉपिक का सॉल्व कर रहे हो, आप देखो सबसे पहले कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, आप सबसे पहले उसको नोट डाउन करो। तो आपको यहाँ पे क्या चीज गिवन है, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, 3.0 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स गिवन है। एटम्स क्या है, एक तरह से आपका क्या है, पार्टिकल्स है। तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 24। पूछा क्या है आपसे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का भी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो पुट कर दोगे वैल्यू, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आपका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 4.98। नेक्स्ट, ये आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1.5 मोल ऑफ कार्बन। अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे आपको क्या गिवन है 1.5 मोल, दैट इज आपको नंबर ऑफ मोल गिवन है। इस बार आपको क्या कैलकुलेट करना है, अपोजिट है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये था हमारा मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट देखेंगे मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ मास। मास की टर्म में आप कैसे डिफाइन करोगे मोल को। तो 1 मोल किसी भी एलिमेंट का हो, किसी भी कंपाउंड का हो, किसी भी मॉलिक्यूल का हो, तो 1 मोल जो आपका होगा वो आपका किसके बराबर होगा। अगर एलिमेंट की बात कर रहे हो तो 1 मोल उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। अगर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो 1 मोल आपका किसके बराबर होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। या कंपाउंड की बात कर रहे हो तो 1 मोल आपका किसके बराबर होगा, उसका वही एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ठीक है, जैसे लाइक आई सेड 1 मोल ऑफ सोडियम, सोडियम क्या है आपका एलिमेंट है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम किसके बराबर होगा, जितना इसका एटॉमिक मास है, दैट इज 23 ग्राम। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ 1 मोल मतलब इतने एटम्स जो हैं आपके, दैट इज 1 मोल में कितना एटम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, तो इनका मास कितना होगा आपका, दैट इज 23 ग्राम। ठीक है, सेम 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम जितना इसका एटॉमिक मास है, दैट इज 24 ग्राम। अगर 1 मोल का इसके बराबर है तो 2 मोल का किसके बराबर होगा, 2 इंटू 24 ग्राम। ऐसे ही सेम आपका अप टू द, मैंने एक कॉमन मान लिया n मोल है मेरे पास, तो n मोल मैग्नीशियम किसके बराबर होंगे, n इंटू 24 ग्राम। सेम ये तो रहा एलिमेंट की बात। अब मैंने ले लिया एक कंपाउंड ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो n मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर होंगे, n इंटू जितना कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है, दैट इज 44 ग्राम। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है आपके पास, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे आपका क्या आएगा, गिवन मास, कितना मास गिवन है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सेकंड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास 22 ग्राम, ग्राम किसकी यूनिट है, मास की, और क्या है ये गिवन मास है आपके पास। गिवन मास कितना है 22 ग्राम। आप लोग क्या निकालोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास CO2 का कैसे निकालोगे, दैट इज मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 होता है, और है कितने 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 32, 12 प्लस 32 दैट इज 44 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल n से, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास दैट इज 22 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास दैट इज 44। तो आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 0.5 मोल। अच्छा, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स मैंने पार्टिकल की टर्म में भी डिफाइन कर दिया और नंबर ऑफ मोल्स मैंने मास की टर्म में भी डिफाइन कर दिया। तो वहां से जो फॉर्मूला आया था और जो आपका ये फॉर्मूला आया है, तो इस वाले इक्वेशन को मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, शो कर देती हूँ। आपके पास जो ये आया था मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है, और आपके पास जो ये चीज आई है सॉल्व करके इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। अब आप इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो A अगर B के बराबर है, A अगर C के बराबर है, तो B और C भी आपस में इक्वल होंगे। तो आपके पास एक फॉर्मूला आएगा दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। ये आपको कैलकुलेशन वर्क में काम आएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट और लास्ट है आपका अभी फिलहाल मोल कंसेप्ट थर्ड जो आप डिफाइन करोगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और वॉल्यूम आप किसके टर्म, गेलुसिक लॉ में आपने पढ़ा था, वॉल्यूम आप किसके लिए लोगे, गैसेस के लिए लोगे वॉल्यूम टर्म। ठीक है, तो आप मोल कंसेप्ट डिफाइन करोगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP। अब यहाँ पे देखो STP क्या है आपका, STP रिप्रेजेंट करता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। जो आपका टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड रहेगा और आपका प्रेशर भी आपका क्या रहेगा, स्टैंडर्ड प्रेशर लेना है। कंडीशन डिफाइन कर दी टेम्परेचर की और प्रेशर की, स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप लोग लेते हो 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर ले लो आप लोग 1 एटमॉस्फेयर है। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस किसके बराबर होगा आपका, 1 मोल ऑफ एनी गैस में आपका कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा गैस का, दैट इज 22.4 लीटर। तो 1 मोल मैंने बोला 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो इसका कितना वॉल्यूम होगा आपका 22.4 लीटर। 1 की जगह अगर 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस ले लिया तो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस किसके बराबर होगा, 2 इंटू 22.4 लीटर।
2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस ले लिया नाइट्रोजन की जगह, तो क्या रहेगा, सेम रहेगा 2 × 22.4 लीटर। वॉल्यूम क्या रहेगा आपका, जो आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो वो क्या ही रहेगा आपका, सेम 22.4 लीटर। तो अब मैंने क्या ले लिया, 2 की जगह मैंने क्या ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मेरे पास, n मोल। तो n मोल ऑफ एनी गैस, चाहे कोई भी गैस हो, चाहे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, कोई भी गैस है आपके पास, तो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस किसके बराबर होगा, n इंटू 22.4 लीटर। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आया, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आया, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये आपको बेसिकली फॉर्मूले याद रखने हैं फॉर द कैलकुलेशन वर्क। तीसरा फॉर्मूला आया आपका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सॉल्यूशन करोगे आप लोग, पहले बोले जो चीज आपको गिवन है वो चीज आप लिख लो। तो आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस गिवन है, कितना है 11.2 लीटर एट STP। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स आप सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, दैट इज 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, दैट इज 0.5 मोल्स। इज इट क्लियर? तो अभी मोल कंसेप्ट आपका डिफाइन हो चुका है। मोल कंसेप्ट पे आप जितने न्यूमेरिकल पॉसिबल है उतने न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। इस वीडियो के साथ मैं आपको एक असाइनमेंट भेज दूंगी जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस किसके बेसिस पे होंगे, आपके मोल के बेसिस पे होंगे। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मोल कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना, जिससे आपको जो आगे की टर्म्स है वो अच्छे से समझ आएंगी। अगर मोल आपको समझ नहीं आएगा या आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आगे की वीडियो समझ नहीं आएंगी। तो मोल कंसेप्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साथ में इसका प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, सो मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।